हुई होती है। तभी मधु कुछ नहीं कहती और सोच में पड़ी होती है, किन ख्यालों में डूबी होती है उसे खुद भी पता नहीं होता। गुम सी बैठी हुई होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और पंडित जी कहते हैं फेरों के लिए खड़े हो जाओ, तो मधु के सुनाई कुछ नहीं देता और ना वो सुनती है। और ऋषभ से बोलते हैं आप फेरों के लिए खड़े हो जाइए और मंत्र पढ़ने ले जाता है पंडित जी। और वहीं पर ऋषभ खड़ा हो जाते हैं पर मधु नहीं होती। तभी ऋषभ बोलते हैं मधु हाथ दो मुझे अपना, तो मधु नहीं देती, नहीं सुनती। और वहीं पर ऋषभ को गुस्सा आ जाता है। ऋषभ मधु का हाथ पकड़कर उसे उठा लेते हैं फेरों के लिए और वहीं पर फेरे स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं पर फेरे दिखाए जाते हैं, सब लोग खड़े होते हैं, सब लोग सोच रहे होते हैं। वहीं पर दिखाए जाते हैं पंडित जी जो कि मंत्र पढ़ रहे होते हैं। मंत्र में वहीं पर पंडित जी मंत्र का उच्चारण कर रहे होते हैं। वहीं ऋषभ फेरों के टाइम ड्रिंक कर रहे होते हैं और मधुबाला बैठी हुई होती है। वहीं पर फेरों की तैयारी हो चुकी होती है। वहीं फेरे लिए जाते हैं और मधु सोच में पड़ी हुई होती है और फेरे लिए जा रहे होते हैं और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे होते हैं और फेरों के समय जो मंत्र बोले जाते हैं उनका चरण कर रहे होते हैं। पंडित जी बहुत सारे मंत्र बुलवाते हैं और उनका उच्चारण करवाते हैं ऋषभ से। और ऋषभ है जो मंत्र बुलवाते हैं उसका उल्टा ही बोलता है। और वहीं पर मधु बहुत ही परेशान होती है और हैरान होती है। लड़के को दिखाया जाता है जो हर सीन में मधु के बिताए हुए और जो थप्पड़ मारे हुए पलों को सोच रहा होता है और उसके साथ अत्याचार करने की सोच रहा होता है। और बोलता है इसे तो मैं बाद में बताऊंगा, जितने मुझे थप्पड़ मारे थे सबके सामने सब बदला ले लूंगा मैं इससे। वहीं पंडित जी बोलते मंत्र का उच्चारण कीजिए और आप कसम खाइए कि मधु को हर समय खुश रखेंगे और उसकी फैमिली को अपनी फैमिली समझेंगे। वो इन चीज़ों का जवाब ऋषभ उल्टा मन में सोच रहा होता है। और वहीं पर मधु होती है और बहुत ही परेशान होती है और ऋषभ उसके साथ ज़बरदस्ती फेरे ले रहा होता है। ऋषभ को दिखाया जाता है जो कि मधु के साथ ज़बरदस्ती फेरे ले रहा होता है और मधु अपने पापा की खातिर ये सब कर रही होती है। वो बीमार होते हैं, उसे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए वो शादी को कर रही होती है और लोग सारे देख रहे होते हैं शादी को और सोच रहे होते हैं किस तरह की शादी है, समझ में नहीं आ रहा। और आरके के सामने कोई भी कुछ अपनी जुबान नहीं खोलता। वहीं पे आरके दिखाया जाता है जो कि बहुत ही पावरफुल होता है और फेरे ले रहा होता है। और वहीं पर मधु के बारे में सोच रहा था जो कि उसे थप्पड़ मारती है, उसे हर पल ही सताता रहता है और ये माइंड में सोचता रहता है इस चीज़ के बारे में और मधु को परेशान करता रहता है। और फिर के समय उसे खींच रहा होता है उसका हाथ पकड़ के। मन में सोच रहा होता है एक बार शादी हो जाए फिर देखता हूँ इस जंगली बिल्ली को जो मुझे इतने थप्पड़ मारे और सबके सामने मुझे इंसल्ट किया, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। और सोच रहा होता है वहीं मधु को सदमा लग जाता है। मधु सोच में पड़ी हुई होती है। वहीं आर के सोच रहा होता है अपनी मधु से बदला लेने के लिए और ड्रिंक कर रहा होता है और फेरे लेता जाता है, ड्रिंक करता जाता है, बस यही काम करता रहता है पूरे फेरे तक। और वहीं पर सीन शिफ्ट होता है, वहीं पर दूसरा फेरा स्टार्ट हो जाता है जो को मधु को हाथ पकड़ के खींच रहा होता है और फेरे के लिए। और वहीं पर मधु सोच रही होती है अपने फैमिली के बारे में और लोग वो सभी वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और ऋषभ को देख रहे होते हैं, उसके बिहेवियर को देख रहे होते हैं, कितना परेशान कर रहा है मधु को, ये सब देख रहे होते हैं मगर कोई भी कुछ कह कर नहीं पाता। और मधु के साथ ऋषभ जबरदस्ती फेरी ले रहा होता है। वहीं पर मधु दिखाई जाती है बेचारी कुछ चुप शांत सी खड़ी हुई होती है और मजबूर मधु के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा होता है और सब देख रहे होते हैं पर कुछ नहीं करते। दिखाया जाता है पंडित जी कसम दिलाते हैं कि आप इनके माता पिता को अपने माता पिता के समान समझोगे। और ऋषभ बोलता है ऋषभ के माइंड में तो कुछ और ही उथल पुथल मच रही होती है और मधु के साथ फेरे लेते हुए सोच रहा होता है मैं इसकी फैमिली को क्या इसको भी सुकून से नहीं रहने दूंगा। और सोच रहा होता है किस तरह से मधु को परेशान कर रहा जाए, नई नई तरकीब बना रहा होता है अपने माइंड में। ये तो पूरी शादी को बिल्कुल मूवी की तरह ले रहा था, एक शूटिंग की तरह जो कि उसकी लाइफ में हर रोज़ होती रहती है, उस तरह से सोच रहा था। वहीं पर पंडित जी मंत्र बुलाते हैं और शादी की रस्में को करवाते हैं और ऋषभ को दिखाया जाता है जो कि गुस्से गुस्से में कसम लेता है और मन ही मन में ठान लेता है मधु को परेशान करने की। वहीं पंडित जी बोलते जाते हैं वो उसका उल्टा मन में बोलता जाता है और रस्में लेता रहता है और ड्रिंक करता रहता है। पूरे मंडप में उसने ड्रिंक की थी और वहीं पर दिखाया जाता है मधु को। वहीं पर आरके कहता है कि मैं मधु को हमेशा खुश रखूंगा और मन ही मन सोच रहा होता है मैं इतना खुश रखूंगा ये अपनी ज़िंदगी में सोच भी नहीं पाएगी, इसकी ज़िंदगी में क्या हुआ कैसे हुआ हमेशा सोच में ही पड़ी रहेगी। और तभी सब बोलता है तुम सोच भी नहीं पाओगे तुम्हें शादी कैसे हुई, 4 फेरे हुए,
सोचा होगा मेरी शादी ऐसे होगी, तुम्हारी शादी 4 फेरे हुए, तुम्हारी शादी में मंगलसूत्र भी मैंने पहनाया है तुम्हें, तो मांगनी तुम्हारी है तुम्हारी, और तुम सोच में पड़ी रहोगी, तुम कुंवारी हो या शादीशुदा हो। वहीं पंडित जी इस चीज़ को देख रहे होते पर कुछ नहीं कह पाते। फिर दिखा जाता है पंडित जी ऋषभ को मधु की मांग करने के लिए बोलते हैं और उसे सिंदूर देते हैं। तभी सिंदूर को दिखाया जाता है और वहीं पर ऋषभ सिंदूर की डिब्बी को ले लेता है और बोतल थाल में रख देता है। वहीं पर दिखाया जाता है मधु ये सब देख रही होती है और परेशान होती है और मंगलसूत्र को उठाकर मधु को दिखा रहा होता है और उसके ऊपर फेंक देता है मंगलसूत्र को। हरकत से मधु मन ही मन बहुत ही परेशान होती है और दुखी हो रही होती है। ऋषभ की इन हरकतों से पर कुछ कह नहीं पाती, वो बहुत ही मजबूर होती है, इसलिए कुछ कर नहीं पाती। ऋषभ की सारी बदतमीजी सहन कर रही होती है और वहीं पर खड़े हुए लोग ये सब देख रहे होते हैं सारा तमाशा, पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखते और सब इस तमाशे को देख ही रहे होते हैं। वहीं पर ऋषभ कुछ कहने लगता है मधु से और बोलता है, पर ऋषभ को दिखाया जाता है जो मधु को बहुत कुछ सुना रहा होता है और बोल रहा होता है, तुम्हारे थप्पड़ का जवाब मैंने कितनी आसानी से कितनी अच्छी तरीके से दिया है, ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा ना। और मधु चुपचाप खड़ी होती है और ऋषभ की बातें सुन रही होती है पर कुछ कह नहीं पाती है। तो पंडित जी बहुत ही परेशान और हैरान होते हैं, ये किस तरह की शादी है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वहीं पर ऋषभ होता है, उसकी नई नई हरकतों से मधु बहुत ही परेशान थी और सब लोग बहुत हैरान थे और सभी लोग बहुत देख रहे थे माँ के पोजीशन और देख रहे थे ऋषभ ये कैसी शादी कर रहा है, समझ में नहीं आता। और फिर उसे सिंदूर देते हैं जो कि डिबिया लेकर वो के सामने ले आता है सिंदूर की डिबिया और सारा सिंदूर गिराने लगता है और उसे दिखाकर सारा सिंदूर एक एक करके सब डिबिया का सिंदूर खाली कर देता है और उसके सामने सिंदूर को गिराता है और सारा सिंदूर गिरा देता है, सारी डिबिया का सिंदूर खिला देता है। और वहीं पर ऋषभ अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और सारे सिंदूर को हवा में फेंक देता है। और वहीं पर एक आदमी को दिखा रहा होता है जो कि मधु ने उसके सामने उसका थप्पड़ मारा था, मधु का मैंने क्या हाल किया है, ये सब दिखा रहा होता है। और मधु चुपचाप खड़ी होती है, ये सब देख रही होती है, ऋषभ की सारी हरकतों को देख रही होती है पर कुछ कह नहीं पाती है, बहुत ही मजबूर होती है, इसलिए उसकी बातें और बदतमीजी सहन कर रही होती है। और ऋषभ ये सारी हरकतें करके बहुत ही खुश हो रहा होता है, मधु को परेशान करके मन ही मन ऐसे सोच रहा होता है कि उसने बहुत ही बड़ा तीर मार लिया हो। और वहीं पर मधु शांत और शांति पोजीशन में खड़ी होती है पर उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता और चुपचाप खड़ी रहती है। और फिर उसे बोलता है, तुम्हें मधुबाला मलिक कहूँ या मधुबाला वृषकुंद्रा। और मधुबाला उसकी सारी बत्तियाँ सहन कर रही होती है और खड़ी हुई होती है पर कुछ कह नहीं पाती और ये सब अपनी हरकतों से बात बिल्कुल नहीं आता और उसे सुनाता रहता है। वहीं पर ऋषभ दिखाया जाता है जो कि बोलता है, ये शादी तो हुई है और तुम समझ सकती हो कैसे हुई है, ओनली 4 फेरे हुए जबकि 7 होने चाहिए तुम्हारी शादी में, देख लो। और मंगलसूत्र तो पहनाया गया है पर तुम्हारी मांग नहीं भरी गई है, ये सब तुमने देख लिया होगा, मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। और ऋषभ उससे ऐसी सब सुना रहा होता है और मधु चुपचाप खड़ी होती है, ऋषभ की बातें सुन रही होती है, कुछ कह नहीं पाती ऋषभ से। वहीं पर ऋषभ मधु को पकड़ के ले जाता है, जिन लोगों के सामने मधु ने थप्पड़ मारा था उनके सामने ले जाता है और देख लो, और बोलता है, ये वही लड़की है जिसने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा था, तुम लोगों के सामने थप्पड़ मारा था, इस लड़की का मैंने क्या अंजाम किया था, इस लड़की ने इन हाथों से मुझे थप्पड़ मारा था और मैंने इसे कैद कर दिया है शादी की जंजीरों में, जो कि कभी ये तोड़ नहीं पाएगी और मेरी गुलामी पूरी ज़िंदगी करेगी, देख लो मैंने इसका क्या असर किया है। अब बोलो ना, हीरो बन गया जीरो जो तुम पहले बोल रहे थे, अब बोल के दिखाओ मुझे। और वहीं पर ऐसा बोलता है, तुम ही तो बोल रहे थे ना, अब बोलो, इन्हीं हाथों से इस लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा था और मैंने इसके हाथों में ऐसी जंजीर बनाई है जो कभी तोड़ नहीं पाएगी, और तुम तो बोल रहे थे हीरो बन गया जीरो, अब मुझे बोल के दिखाओ, हिम्मत है तो अब बोलो। और बोलो तो कोई भी कुछ नहीं कहता उसकी बातों पर और सभी उसे देख रहे होते हैं, उसकी इन हरकतों से बहुत ही परेशान होते हैं पर किसी की भी जुबान नहीं खुलती क्योंकि ऋषभ कुंद्रा इतनी बड़ी हस्ती था कि उसके आगे कोई भी कुछ बोल नहीं सकता था, इसलिए सारे लोग चुपचाप खड़े हुए थे और अपने मुंह पे ताला लगाया हुआ था और कोई भी कुछ कह नहीं पा रहा था। वो एक लड़की के पास जाता है और कहता है, तुम ही तो बोल रही थी लड़की ने क्या तरह के थप्पड़ मारा है, अब बोलो ना। और वो लड़की चुप खड़ी रहती है, कुछ कहती नहीं है और शांति पोजीशन में अपनी पोजीशन लेके आराम से खड़ी हुई होती है, उसके मुँह से कुछ नहीं निकलता। सारे लोग खड़े हुए होते हैं और सभी लोगों के पास मधु को पकड़ पकड़ के ले आता है और बोलता है, ये वही लड़की है जिसने मुझे थप्पड़ मारा था, देख लो मैंने इसकी हालत क्या की है। और मधु आराम से खड़ी हुई होती है और वो कुछ कहना तो चाहती है पर कुछ कह नहीं पाती। और वहीं पर ऋषभ सारी हरकतों
को पार करते हुए और मधु को बहुत ही परेशान करता है और सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश करता है और अपनी बात को सर पे रखता है। सभी लोग कुछ नहीं कह पाते। तभी ऋषभ बोलता है, बिट्टू जी मिठाई लाइए, आपके सर की शादी हुई है और सभी लोगों में बंटवाइए। और मधु से पूछता है, तो मिठाई खाओगी? और ज़बरदस्ती उसके मुंह में मिठाई को डाल देता है और ज़बरदस्ती उसे मिठाई खिला देता है और वो कुछ नहीं कर पाती। उससे बोलता है, शादी तो हो चुकी और मैंने जो वादा किया था उसे मैं पूरा करूँगा। जो मैंने तुमसे वादा किया था, शादी के बाद मैं तुम्हारे पिताजी को के इलाज के लिए तुम्हें पैसे दूंगा और तुम्हें हॉस्पिटल में भी तो जाना है और उसके बाद हमारी फर्स्ट नाइट भी होनी है। वादा तो याद है तुम्हें? मधु उसकी हरकतों से बहुत ही परेशान होती है और कुछ कह नहीं पाती है। और वहीं पर ऋषभ होता है, सारी हरकतों को पार कर चुका होता है और मधु को परेशान करने का एक मौका भी नहीं छोड़ता। वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और आई नोटिफिकेशन को करना ना भूले, ताकि हमारे जो भी न्यू अपलोड है आपसे मिस ना हो। चलिए तो फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।